हेलो गाइज। आज लेक्चर नंबर हम 11 ले रहे हैं और इस लेक्चर में हम वैटिकन पढ़ने वाले हैं। वैटिकन का मतलब होता है इंटरफेरेंस। इंग्लिश पढ़िए। तरंगों के हमने जो पहले पढ़ा हुआ है, इससे पहला टॉपिक वो है तरंगों का अध्यारोपण। देखिए 11th में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि तरंगों का अध्यारोपण हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला है वैटिकन, सेकंड है अपरिक्रामी तरंगे और थर्ड है विस्पन, बीट, स्टैंडिंग वेव, इंटरफेरेंस। ये हम 11th में डिस्कशन कर चुके हैं और मैं ये चीज़ आपको व्यतिकरण और तरंगों का अध्ययन 11th में बता चुका हूँ, बट थोड़ा सा मैं डिटेल यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए स्पेशली हमें बताना क्या है कि इंटरफेरेंस की हमें बात करनी है, बट एक चीज़ यहाँ से क्लियर होती है कि इंटरफेरेंस एक टाइप का तरंगों का अध्यारोपण ही है, या व्यतिकरण क्या है, तरंगों का अध्यारोपण ही है। बट तरंगों के अध्यारोपण को सिर्फ एक व्यतिकरण में ही डिवाइड नहीं किया गया, कई पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे फर्स्ट सेकेंड ये तीनों में डिवाइड किया गया है। तो तरंगों का अध्यारोपण होगा तो वो इन तीनों में डिवाइड हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो व्यतिकरण किस कंडीशन में होगा, कब होगा, वही हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर होती है, वो ये है कि व्यतिकरण भी एक तरंगों का अध्यारोपण ही होता है। ठीक है। अध्यारोपण में क्या कंडीशन, देखिए मान लीजिए 2 प्रकाश स्रोत है। एक केस फर्स्ट में ले रहा हूँ कि एक ये प्रकाश स्रोत है, ये भी एक प्रकाश स्रोत है। यहाँ से एक तरंग उत्सर्जित होती है, यहाँ पे बहुत मिलियन बिलियन हजारों मीडियम पार्टिकल है, माध्यम के कण है, पर एक मैं माध्यम के कण की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, यहाँ से जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, तो वो जब तरंग उत्सर्जित करेगा और वो उस माध्यम से गुजरेंगे, तो उस माध्यम के सभी कणों को, यहाँ पे जो भी माध्यम के कण होंगे, उन सभी माध्यम के कण को ये भी प्रभावित करेगा और ये भी प्रभावित करेगा। मीन्स इसके कारण भी उस कणों को विस्थापन मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए एक कण ले लूँ तो इसके कारण भी इस एक कण का क्या होगा, विस्थापन होगा। तो मान लेते हैं इसके कारण इसको जो विस्थापन मिलेगा वो समीकरण y1 = a sin ω1t से मिलेगा। और इसके ये जो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो ये भी इस माध्यम से गुजरेगा, तो हजारों माध्यम के कणों को ये भी प्रभावित करेगा, उसको भी विस्थापन देगा। पर एक की बात कर रहे हैं, तो ये इसको जो विस्थापन देगा, इसके कारण इसका जो विस्थापन होगा वो होगा y2 = a2 sin ω2। आप ये मत सोचिए कि इसे क्रॉस करेगा, इसको ऐसे कट करता हुआ जाएगा तभी इसको विस्थापित करेगा, नहीं, आंसर ऐसा नहीं है। अगर एक रूम में एक ट्यूबलाइट है तो वो पूरे रूम में लाइट रोशनी देता है। जरूरी नहीं है कि आपको वो दिखे कि हर कण पे वो प्रकाश देता हुआ दिखेगा, बट वो देता है। तो सेम वही कंडीशन है कि जब यहाँ से लाइट निकलेगी तो मैं तो एक तरंग बना रहा हूँ, ये पूरे ही रूम के हर माध्यम के कण को ऊर्जा देता है और ये भी सभी को ऊर्जा देगा। तो हमने ये मान लिया है, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि क्या यहाँ पे अध्यारोपण हुआ, तो आंसर देखिए, जब भी 2 या 2 से अधिक तरंगे किसी माध्यम से गुजरे, एक माध्यम से गुजरती है, तो वहाँ पर अध्यारोपण तो हमेशा होगा ही होगा, चाहे कंडीशन कैसी भी हो। तो यहाँ पे हमने दोनों को एक ही दिशा में भेजा है और यहाँ पर हमने देखा है कि इसके द्वारा जो विस्थापन मिला है उसकी आवृत्ति ω1 है, इसकी आवृत्ति ω2 है, दिया गया आयाम A1 है और दिया गया आयाम A2 है। तो कोई सा भी हो इससे प्राप्त इसको जो विस्थापन होगा उसकी आवृत्ति या तरंग का जो समीकरण है उसकी आवृत्ति आयाम, इसकी आवृत्ति आयाम के बराबर हो या न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 या 2 से अधिक तरंगे एक माध्यम से गुजरे तो उस कंडीशन में तरंगों का अध्यारोपण होगा। इसके लिए कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है। बट क्या ये अध्यारोपण व्यतिकरण होगा, तो आंसर है यहाँ पे ये जो अध्यारोपण हो रहा है वो व्यतिकरण हो सकता है। अध्यारोपण में क्या ध्यान रखना है कि 2 या 2 से अधिक तरंगे एक माध्यम से गुजरनी चाहिए, वो कैसी भी गुजरे बट गुजरनी चाहिए, वो अध्यारोपण हो जाता है। बट व्यतिकरण में जरूरी नहीं है कि सारे अध्यारोपण व्यतिकरण होंगे। तो मैंने क्या लिखा कि व्यतिकरण जरूरी नहीं हमेशा हो, पर कुछ विशेष स्थितियों में इस वाले कंडीशन में व्यतिकरण हो सकता है। व्यतिकरण क्या है समझाऊंगा, बट मैंने क्या बोला, इस कंडीशन में व्यतिकरण हो सकता है, हमेशा जरूरी नहीं है। एक सेकंड केस ले लेते हैं कि ये एक लाइट सोर्स है और ये भी एक लाइट सोर्स है, राइट। यहाँ से भी एक लाइट ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, तरंग के फॉर्म में दिखा दे, और यहाँ से भी हुए, तो दोनों की दिशा इस बार अलग है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, अभी मैंने यहाँ पे विस्थापन समीकरण से कुछ नहीं लिखा, मान लेते हैं कि इसके द्वारा दिया गया इसको विस्थापन जो समीकरण होगा वो होगा y1 = a sin ω1t और इसके द्वारा y2 = a2 sin ω2t। कंडीशन वही है, बट इस बार तरंग एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। तो क्या ये अध्यारोपण होगा, तो मैंने क्या बोला, अध्यारोपण में सिर्फ एक कंडीशन, तरंगे मिलनी चाहिए या तरंगों का प्रभाव माध्यम में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी माध्यम होगा, जो माध्यम कण होंगे, उस पर जब इधर से प्रकाश जाएगी और इधर से प्रकाश जाएगी तो उन सभी कणों पे दोनों का प्रभाव पड़ेगा। तो दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, या उससे ज़्यादा भी तरंगे हो तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर अध्यारोपण होगा। तो अध्यारोपण हमेशा याद रखिए कि तरंगे किधर से भी आए, एक दिशा में जाए, दूसरी दिशा में जाए, या फिर एक यहाँ से जाता और एक यहाँ से जाता। अगर इस माध्यम में 2 तरंगे जा रही है, 2 से अधिक जा रही है, तो वहाँ पर अध्यारोपण होगा।
तरंगों का। बट इस वाले कंडीशन में 100% श्योरिटी है व्यतिकरण नहीं होगी, कभी भी नहीं हो सकती। यहाँ से एक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यदि ये दो तरंगें विपरीत दिशा में आती है और अध्यारोपित होती है तो वो कभी भी क्या नहीं कर सकती, व्यतिकरण नहीं कर सकती। मीन्स स्पेशल जो कंडीशन फर्स्ट था उसमें ही अध्यारोपण होगा। बट कब हो सकता है? तो आंसर है पहली बात कि आवृत्ति जो है ना वो बराबर होनी चाहिए। मीन्स इसके द्वारा उत्सर्जित तरंग की आवृत्ति और इसके द्वारा उत्सर्जित तरंग की आवृत्ति जो इसको विस्थापन देगा उसकी आवृत्तियाँ बराबर होनी चाहिए। अगर तरंगों की आवृत्ति बराबर है और ये जो है आयाम वो भी लगभग बराबर या लगभग बराबर है, और एक दो कंडीशन और अगर वो पालन होती है तो ये अध्यारोपण व्यतिकरण होगा। तो व्यतिकरण, क्या हर अध्यारोपण व्यतिकरण होगा? तो आंसर है नहीं, हर अध्यारोपण व्यतिकरण नहीं होता। बट अध्यारोपण होने वाली तरंगों की व्यतिकरण होने की शर्त क्या है? हम कब मानेंगे कि ये जो अध्यारोपण हो रहा है वो व्यतिकरण है? तो उसके लिए हमने ये बोर्ड एग्जाम में आपका टॉपिक है, ये पूछा जाता है एक बार कि व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त बताएं या अध्यारोपण होने वाली तरंगों की व्यतिकरण होने की शर्त क्या है। तो पहली चीज़ तो यहाँ से हमने कॉन्सेप्ट में देख लिया है कि आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। मीन्स जो भी तरंगें आ रही हैं, अध्यारोपित हो रही हैं, उनकी आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स यहाँ से जो तरंग गई है इसकी आवृत्ति ओमेगा 1 है, इसकी आवृत्ति ओमेगा 2। आवृत्ति का पता है आपको, पता है ना कि प्रति सेकंड चक्रों की संख्या। तो इसके द्वारा प्रति सेकंड चक्रों की संख्या और इसके द्वारा प्रति सेकंड चक्रों की संख्या मीन्स क्या है, ये जब इसको ऊर्जा देगा तो 1 सेकंड में अगर ये 10 राउंड लगाता है तो इसके कारण भी ये 1 सेकंड में 10 राउंड ही लगाना चाहिए, तब भी ये कंडीशन बन सकती है किसकी, अध्यारोपण की। तो अध्यारोपण व्यतिकरण की, अध्यारोपण होने वाली तरंगों की आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। दूसरा, आयाम समान या लगभग समान होना चाहिए। मीन्स क्या है यहाँ पर कि इसके द्वारा जो इसको ऊर्जा मिलेगी और उसके कारण ये कंपन करेगा तो उसकी आवृत्ति तो दोनों की बराबर होनी चाहिए। मीन्स इसके द्वारा 1 सेकंड में ये जो कंपन करना चाहिए और इसके द्वारा जो ऊर्जा लेके ये कंपन करे, वो आवृत्ति तो बराबर होनी चाहिए, बट साथ में आयाम भी बराबर होना चाहिए। मीन इसके द्वारा जो ऊर्जा लेके ये अधिकतम विस्थापन अगर 10 मीटर जाता है तो इसके द्वारा भी या तो ये 10 मीटर ही ऊपर जाना चाहिए या उससे थोड़ा सा ही अंतर होना चाहिए, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, तब ये हमारा क्या हो सकता है, व्यतिकरण कर सकता है। तो दो कंडीशन है, पहली कि दोनों की आवृत्ति बराबर, मीन दोनों द्वारा दी गई ऊर्जा के कारण प्रति सेकंड चक्रों की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसके द्वारा 10 है तो इसके द्वारा भी 10, या इसके द्वारा 20 चक्कर लगाता है 1 सेकंड में तो इसके द्वारा भी ये कण 20 चक्कर ही लगाना चाहिए। और इसके द्वारा अधिकतम विस्थापन इसको 10 मीटर मिलता है तो इसको भी, इसके द्वारा भी इसको 9.9 या 10 या 11 पॉइंट समथिंग थोड़ा ही अंतर होना चाहिए। ये दोनों होनी चाहिए। दो कंडीशन तो ये है। थर्ड, तीसरी तो एक मैंने बताई, तरह एक ही दिशा में गतिशील होना चाहिए। एंड जो लास्ट है वो जो मैं थोड़ा आगे डिस्कशन करूँगा, अभी मैं पॉइंट लिख देता हूँ। तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ नियत होना चाहिए, अर्थात तरंगे कला समृद्ध स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। क्या मीन्स है यहाँ पर? इसका कहने का मतलब है कि ये जो तरंगे हैं, ये प्रकाश स्रोत है, सॉरी, ये एक प्रकाश स्रोत है, तो ये दोनों प्रकाश स्रोत कला समृद्ध स्रोत होने चाहिए। अभी कला समृद्ध स्रोत क्या होता है मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में समझा रहा हूँ आपको। तो ये कहने का मतलब है यहाँ से जो तरंगे उत्सर्जित हो रही है और यहाँ से तरंगे उत्सर्जित हो रही है, एक ही दिशा में जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इधर से आ रही है एक इधर से जा रही है, तो ये कंडीशन नहीं हो सकता। तो तरंगे एक ही दिशा में आनी चाहिए। दूसरा, आवृत्ति इसके द्वारा मिली आवृत्ति दोनों बराबर होनी चाहिए, आयाम भी बराबर होना चाहिए और एक ही दिशा में जाना चाहिए, और दोनों ही कला समृद्ध स्रोत होने चाहिए, तभी ये अध्यारोपण व्यतिकरण होगा। कला समृद्ध स्रोत क्या है मैं बताता हूँ फिलहाल। तो एक डेफिनेशन उभर के आती है, इन चारों पॉइंटों को अगर हम ले लेते हैं तो एक डेफिनेशन समझ में आती है व्यतिकरण की, और वो ये है कि व्यतिकरण एक विशेष प्रकार का अध्यारोपण होता है यदि अध्यारोपित करने वाली तरंगे कला समृद्ध स्रोत से उत्सर्जित होते हैं। मीन्स तरंगे जो उत्सर्जित हो रही कैसे हो रही है, कला समृद्ध स्रोत से। प्रकाश स्रोत कैसा होना चाहिए, कला समृद्ध स्रोत, ठीक है। तो ये उत्सर्जित होती है तथा उनका आवृत्ति समान, बता चुका हूँ, आवृत्ति समान, आयाम समान या लगभग समान होनी चाहिए एवं एक ही दिशा में गतिशील हो, तो ये अध्यारोपण व्यतिकरण होगा। मीन्स अध्यारोपण व्यतिकरण होने के लिए ये 4 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लिख चुके हैं। बोर्ड एग्जाम में आपसे ये 4 पॉइंट पूछता है, एक डेफिनेशन ये पूछता है और एक 4 ये जो है कि कंडीशन क्या होना चाहिए, आवश्यक शर्त क्या। तो ये 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है ये आपके बोर्ड एग्जाम का नीड नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही मैंने बता दिया आपको ध्यान रखने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन ये है कि कला समृद्ध स्रोत होते क्या है, जो मैंने बताया अभी। तो कला समृद्ध स्रोत ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंग की आवृत्ति समान
तथा उनके मध्य कालांतर समय के साथ नियत होना चाहिए। तो दो चीज़, आवृत्ति समान होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, कालांतर समय के साथ नियत होना चाहिए। क्या मतलब है, मान लीजिए एक प्रकाश स्रोत ये है और एक प्रकाश स्रोत ये है, यहाँ से तरंग उत्सर्जित हो रही है और ये जो माध्यम कण है उसको ऊर्जा देगा। तो यहाँ पहुँचने के लिए यहाँ से जो तरंग उत्सर्जित हुई उसने कितना पथ तय किया, तो पथांतर बोल दीजिए, या जनरली हम बोले तो पथ की लंबाई हम बोल सकते हैं इसको, पथ की लंबाई कितनी हुई। तो यहाँ से जो तरंग जा रही है यहाँ तक पहुँचने में कितने लैम्डा कंप्लीट कर रहा है, ये हो गया हाफ, ये एक लैम्डा कंप्लीट हो गया और ये 2 लैम्डा कंप्लीट हो गया। मीन्स जो पथ की लंबाई है, पथांतर कई बार बोल दिया जाता है, जो बेटर तो यही होगा पथ की लंबाई बोले, तो पथ की लंबाई है 2 लैम्डा है, राइट। बट एंगल कितना कंप्लीट हुआ यहाँ से आते थे, तो एक साइकिल में 2 पाई कंप्लीट होता है, पाई यहाँ तक 2 पाई और 2 साइकिल में 4 पाई। तो जो कला कंप्लीट हुई है, जो कला है इसका वो है 4 पाई। कलांतर बोल दिया जाता है बट कला बोले तो बेटर है। तो कितना हो गया 4 पाई। बट यहाँ से जो सेकेंड लाइट गई है यहाँ तक पहुँचने में कितने वेव कंप्लीट किए इसने, तो तरंग कंप्लीट किया 1, 2 और 3। मीन पथ की जो लंबाई है वो 3 लैम्डा है और कला है वो एक साइकिल, एक का 2 पाई होता है तो 3 का 6 पाई हो गया। तो अगर आप देखा जाए कलांतर में, कला का अंतर देखा जाए तो इसका 4 पाई है और इसका 6 पाई है। तो जब दो तरंगे अध्यारोपित हो रही है, मीन्स अध्यारोपित का मतलब ये नहीं कि एक पॉइंट में बार बार बोल रहा हूँ, आप कभी मत समझ लें कि अध्यारोपित का मतलब कि तरंगे उस पॉइंट पर टकराए, ऐसा नहीं है। टकराती तो है बट वास्तव में ये है कि अगर ये एक माध्यम कण है और प्रकाश टॉर्च ऐसे भी जा रहा है, टॉर्च की लाइट ऐसे भी जा रही है और ये टॉर्च की लाइट ऐसे भी जा रही है, तो आपको दिखे ना दिखे बट यहाँ पे इसके कारण भी ऊर्जा मिली है और इसके कारण भी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से जो ऊर्जा गई और यहाँ से जो ऊर्जा गई उन दोनों के बीच में जो पथांतर है, कलांतर है, वो है 2 पाई, यही कलांतर है। तो कला समृद्ध स्रोत का कहने का क्या मतलब है भाई, कि यहाँ से जो यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, लाइट, उसके और इसके बीच समय के साथ ये एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर आपने स्टार्ट कर दिया, शुरुआत में इनका बीच का अंतर 2 पाई है बट 1 घंटे बाद भी देखो, 2 आवर्स बाद भी देखो, 3 आवर्स बाद भी देखो, जब लाइट उत्सर्जित होगी तो जब चेक करोगे तो इनके बीच यही कलांतर होगा। तो ये दोनों प्रकाश स्रोत क्या होंगे आपके, ये प्रकाश स्रोत कला समृद्ध स्रोत होंगे, ठीक है, कन्फर्म। ओके, अब ये मत सोच लीजिएगा कि हमें यहाँ पर कि सर यहाँ पर तो जो एंगल है, जो आवृत्ति है वो अलग है, कि यहाँ पर तो 2 कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ पर 3 कंप्लीट हो रहे हैं तो आवृत्ति अलग हो गई। वो नहीं है आवृत्ति, आवृत्ति है इसके द्वारा जो इसको ये तरंग आके जो ऊर्जा दी है उसके कारण 1 सेकंड में कितनी चक्कर करता है, और ये जो तरंग आके इसको ऊर्जा देता है उसके कारण 1 सेकंड में कितने चक्कर करता है, वो होती है आवृत्ति। तो ये दोनों कला समृद्ध स्रोत तभी होंगे जब इससे उत्सर्जित प्रकाश इसको दी गई आवृत्ति जो होगी वो दोनों के कारण बराबर होगी। अगर इसके कारण इसकी आवृत्ति 10 है तो इसके कारण भी इसकी आवृत्ति 10 ही होनी चाहिए, राइट। दूसरा, इन दोनों के बीच से जो प्रकाश उत्सर्जित हो रही है, जो यहाँ पे मैच हो रहे हैं, मिल रहे हैं, उनके बीच में कोण का अंतर अगर 2 पाई है तो हमेशा अंतर 2 पाई रहना चाहिए, समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो यही मैंने लिखा है, ऐसे प्रकाश हो जिनसे उत्सर्जित तरंग की आवृत्ति समान तथा उनके मध्य कालांतर समान समय के साथ नियत रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आवृत्ति का मतलब ये नहीं है कि इसने 2 साइकिल किए, इसने 3 साइकिल किए, ऐसा नहीं है। इसने यहाँ तक आने में 2 लैम्डा कंप्लीट किया, इसने यहाँ तक आने में 3 लैम्डा कंप्लीट किया, बट इसके द्वारा जो इसको ऊर्जा मिलेगी वो उसकी ऊर्जा से इसके 1 सेकंड में चक्कर और इसके द्वारा मिली ऊर्जा से इसके 1 सेकंड में चक्कर दोनों बराबर ही होने चाहिए, ठीक है। या 11th के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम देख ले अगर, तो हम क्या कर सकते हैं कि y1 = a1 sin ओमेगा t। अगर इसकी विस्थापन के इसके द्वारा दी गई ऊर्जा का विस्थापन समीकरण y1 a sin ओमेगा t है और इसके कारण a2 sin ओमेगा t प्लस फाई है और ये फाई इन दोनों के कला का अंतर है। तो अगर इन दोनों कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगर 4 पाई को हमने ओमेगा टी मान लिया तो 6 पाई को हमें ओमेगा टी प्लस फाई मानना पड़ेगा, राइट है। दोनों का अंतर कितना है 2 पाई। तो ये जो है, ये जो कालांतर है यहाँ पर जो 2 पाई है वही हमारा फाई है और ये समय के साथ कांस्टेंट होना चाहिए। तो कला समृद्ध स्रोत क्या है बता दिया मैंने। अब कला समृद्ध स्रोत अगर आप 2 लाइट सोर्स ले लेते हो, एक लाइट सोर्स ये, एक लाइट सोर्स ये, तो ये कभी भी कला समृद्ध स्रोत नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते इसकी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मैंने क्या लिखा है, तो अगर 2 लाइट सोर्स अगर आप अलग अलग लाइट सोर्स लेते हो तो वो कला समृद्ध स्रोत नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। तो कला समृद्ध स्रोत अगर नहीं होंगे तो फिर तो व्यतिकरण भी नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ
विधियाँ हैं जिससे मेथड है जिससे हम कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करते हैं, उनमें से दो हम बात कर रहे हैं, जनरली दो ही होते हैं। तो क्या लिखा है, कला संबद्ध स्रोत से दो अलग अलग प्रकाश स्रोत से प्राप्त नहीं, कला संबद्ध स्रोत दो अलग अलग प्रकाश स्रोत से प्राप्त नहीं किए जा सकते, यह केवल एक ही प्रकाश स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है और अलग अलग विधियों द्वारा। कौन सी विधियाँ हैं? तो दो विधियाँ हैं हमारी, वो देख लेते हैं। पहला है तरंगों के विभाजन द्वारा, डिवीजन ऑफ द वेव फ्रंट, और दूसरा है तरंगों के आयाम द्वारा। ठीक है, तो तरंगों के विभाजन द्वारा किसके, तरंगाग्र के विभाजन के द्वारा, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, और तरंगों के आयाम द्वारा, आयामों के विभाजन द्वारा है, तरंगों के आयामों के विभाजन द्वारा मीन्स डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब क्या मतलब है, जैसे देखिए मान लीजिए हमने एक लाइट सोर्स लिया है, तो आपको पता है कि ये गोलीय तरंगाग बनाता है। तो हमने बोला था कि ये तरंगाग इधर भी जाएगा, क्योंकि प्रकाश इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो तरंगाग इधर भी जाएगा। ठीक है, जैसे हमने एक गोली तरंगाग बना लिया। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर एक द्वितीय तरंग इकाई है और यहाँ पे भी है ये द्वितीय तरंग इकाई है, तो ये इस दिशा में भी तरंगाग बनाएगा और ये इस दिशा में बनाएगा। तो इसका बेटर वे ये होता है कि आप ये प्रकाश स्रोत है तो तरंगाग ऐसे गोली का स्ट्रक्चर दिखा दो, मैं बोला था कि हाफ पार्ट दिखा दो ये वाला, तो ये इधर तरंगाग जा रहा है, ऐसे जाएगा, और इससे इधर दिशा में जा रहा है प्रकाश, तो इस दिशा में तरंगाग जाएगा, तो ऐसा बनता है। तो हमने मान लिया कि ये एक प्रकाश स्रोत है और इधर हमने एक स्क्रीन लगा ली है, एक पर्दा लगा लिया, और पर्दे में दो छोटे छोटे हॉल कर दिए हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपका 12th का नहीं है, बट इसमें से एक YDSC में बहुत ज़्यादा काम आता है, इसलिए थोड़ा बहुत समझाना पड़ रहा है मुझे। तो ये एक प्रकाश स्रोत है और सामने हमने एक पर्दा लगा लिया है। अब जैसे ये प्रकाश स्रोत है और ये प्रकाश उत्सर्जित करेगा तो किसके फॉर्म में, तरंगाग के रूप में, गोलीय तरंगाग। तो ये तरंगाग आगे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और जैसे ही ये तरंगाग टकराएगा इस पर्दे पर यहाँ पर, तो यहाँ पर जो छोटा सा होल होगा जिससे प्रकाश आगे जा सकती है, तो ये बाकी वाला पार्ट तो रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो छोटे से हॉल पे जो तरंगा का हिस्सा पड़ेगा उसी से प्रकाश आगे की तरफ जाएगी। ऐसे यहाँ से जब तरंगा आगे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर ये टकराएगा यहाँ पर, तो ये वाला पार्ट तो जा नहीं सकता आगे, क्योंकि ये पर्दे से टकरा के वही रुक गया, ये वाला भी जा नहीं सकता। बट यहाँ पर छोटा सा जो होल है वहाँ से जो तरंगा का जो पार्ट टकराएगा उससे ऊर्जा आगे की तरफ जाएगी। अब यहाँ से प्रकाश जैसे छोटे से हॉल से निकलेगी तो वो भी तरंगा के रूप में ऐसे से जाएगी, और यहाँ से भी तरंगा के रूप में जाएगी। पर तरंगा है क्या एक्चुअली, तरंगी पार्ट तो हम बात कर रहे होते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा तरंग के फॉर्म में बता दिया, ये आपका YDS एक कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पर समझाना है। फिलहाल मैं सिंपल वे में कुछ एक और व्यतिकरण के डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये प्रकाश स्रोत है, तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे एक तरंगा पहुँच चुका, तरंगा का कुछ हिस्सा पहुँचा और यहाँ पे भी पहुँचा, तो ये वाला पार्ट तो आगे ऊर्जा पहुँचाएगा नहीं इस पर्दे के पीछे। जैसे मान लीजिए कि ये एक पर्दा है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, राइट, और ये एक पर्दा है और सामने एक और पर्दा है और बीच में जगह है। तो अगर मैं यहाँ से छोटा सा हॉल कर देता हूँ, ये हॉल, तो क्या यहाँ से लाइट जाएगी? बिल्कुल। और अगर मैं यहाँ से छोटा सा हॉल कर देता हूँ तो यहाँ से लाइट जाती। तो सेम कंडीशन यही है कि जैसे एग्जांपल के लिए आप ऐसे देख लीजिए कि ये एक पर्दा है, ये एक पर्दा है और यहाँ पे एक लाइट सोर्स है। तो अगर मैं यहाँ से छेद कर दूँ छोटा सा और यहाँ से एक छोटा छेद कर दूँ, तो जो भी ऊर्जा आएगी इस पर टकरा जाएगी। तो जहाँ छोटा सा हॉल है वहीं से लाइट निकलेगी, यहीं से लाइट निकलेगी, बाकी किसी से लाइट निकलेगी नहीं। तो वही मैंने कहा कि अगर यहाँ से लाइट जा रही है, पूरा पर्दा है और यहाँ पे छोटा सा हॉल है, तो यहीं से ऊर्जा निकलेगी। ऊर्जा किसके फॉर्म में, हम तरंग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो तरंग के फॉर्म में जाएगी। तो नो डाउट तरंगाग है, पर तरंगाग एक्चुअली क्या करता है, वो भी तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, वही तो विक्षोभ उत्सर्जित करता है। तो वहाँ से भी क्या उत्सर्जित होगा, तरंग। तो यहाँ से तरंग, बहुत सारी तरंग उत्सर्जित हो गई और यहाँ से भी बहुत सारी तरंग उत्सर्जित हो गई। तो मान लीजिए कि यहाँ से जो तरंग उत्सर्जित हुई यहाँ पहुँची, तो इसके द्वारा भी तरंग जो उत्सर्जित हुई यहाँ पहुँची। तो मीन्स क्या है, इसके द्वारा भी ऊर्जा यहाँ पहुँची है और इसके द्वारा भी ऊर्जा यहाँ पहुँची। मान लेते हैं कि ये जो दो हॉल पे जो ऊर्जा आ रही है वो इसी से मिली है, तो जो तीव्रता प्रकाश की यहाँ पर होगी वही प्रकाश की तीव्रता यहाँ पर होने वाली है, राइट। तो यहाँ से जो ऊर्जा पहुँची है और यहाँ से जो ऊर्जा पहुँची वो दोनों बराबर है। ऐसे ही यहाँ से जो ऊर्जा यहाँ पहुँचेगी और इसके द्वारा जो ऊर्जा यहाँ पहुँचेगी वो भी बराबर है। तो सभी पॉइंट पे दोनों से पहुँच रहे हैं। तो अगर आप देखें, अगर इसकी तीव्रता की जो डेफिनेशन मैंने पहले प्रकाश विद्युत समीकरण में समझा रखा था, वहाँ पर मैंने क्या बताया था कि तीव्रता क्या होती है, प्रति सेकेंड आपतित फोटोन की कॉन्सेप्ट में समझाया था। अगर सतह है तो प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा पर एकांक क्षेत्रफल पे आपतित होती है, वही तीव्रता है। तो तीव्रता को हम क्या मान लें, तीव्रता को हम ऊर्जा मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ऊर्जा जो पहुँच रही है इसके कारण, वही ऊर्जा इसके कारण पहुँच रही है। तो मान लीजिए ऊर्जा कितनी है, I0 है, तीव्रता
कंसिडर कर रहे हैं, आई नोट है और इसके कारण भी आई नोट है, तो यहाँ पे ऊर्जा कितनी पहुँचनी चाहिए, 2 आई नोट, तो यहाँ पे भी ऊर्जा 2 आई नोट, इससे दोनों से पहुंचे, यहाँ पे भी 2 आई नोट, मतलब हर पॉइंट पे तीव्रता कितनी होनी चाहिए, 2 आई नोट में ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, 2 आई नोट की इक्वल होनी चाहिए ना। पर जब एक्चुअली देखा गया तो ऐसा नहीं मिला, तो हमें हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर पॉइंट पे दोनों स्रोत से ऊर्जा पहुंच रही है, दोनों की बराबर थी, तो सब पे 2 आई नोट 2 आई नोट 2 आई नोट होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं था। जब एक्चुअल देखा गया तो ये देखा गया कि कहीं पे ऊर्जा 4 आई नोट यानी तीव्रता 4 आई नोट पहुंच गई, कहीं पे 0 हो गया, कहीं पे 4 आई नोट, कहीं पे 0, ऐसा हो रहा था। अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो जब 6 पॉइंट मैंने लिए हैं तो सभी को जोड़ दें तो कितना आएगा, 12 आई नोट, और इसको भी जोड़े तो 12 आई नोट। तो हुआ क्या, हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर रे के अकॉर्डिंग देखा जाए किरण सिद्धांत के अनुसार, तो जहाँ भी प्रकाश पहुँचता है तो वहाँ पर ऊर्जा होनी चाहिए। अगर एक ये लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो यहाँ से ऊर्जा अगर प्रकाश के फॉर्म में जाती है और यहाँ पे जाती है तो ऊर्जा डबल हो जाएगी। बट इस कॉन्सेप्ट में क्या आया कि ऊर्जा जरूरी नहीं कि हर पॉइंट में डबल हो रही है, कहीं पे 0 भी हो रही है, तो ये किरण सिद्धांत समझा नहीं पाया, इसलिए तरंग का कॉन्सेप्ट बनाना पड़ा। तो एक्चुअली ऐसा हो रहा था कि कुछ पॉइंट पे ऊर्जा 0, कुछ पॉइंट पे अधिकतम 4 आई नोट ऐसे आ रही थी, बट जब एवरेज लिया गया तो वही टोटल ऐड किया गया तो वही आ रहा था। 6 पॉइंट पे 12 आई नोट, यहाँ पे भी 12 आई नोट है, तो क्या था ये, तो क्या हम ऐसा नहीं मान सकते कि यहाँ पे 2 आई नोट है और यहाँ पे 2 आई नोट है तो इसकी ऊर्जा यहाँ पर आ गई हो और ये हो गई हो 4 आई नोट और यहाँ पे हो गई हो 0, तो वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे 4 आई नोट और यहाँ पर 0। सेम कि यहाँ पर 4 आई नोट है तो इसका मतलब है यहाँ की ऊर्जा यहाँ गई और यहाँ पर कोई ऊर्जा ही नहीं बची हो, तो कुछ पॉइंट पे 4 आई नोट, कुछ पॉइंट पे 0, तो ये ऐसा हो सकता है, ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ होगा तभी ऐसा हो रहा है। तो इसलिए एक डेफिनेशन बनाई गई कि हर जगह ऊर्जा नहीं पहुंच रही, कुछ जगह की ऊर्जा कहीं और पहुंच रही है और वहाँ पर ऊर्जा नहीं पहुंच रही, पहुंची तो चाहिए थी लेकिन नहीं पहुंच रही। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन बनाई गई वैतिकन की और वो ये है कि वैतिकन ऊर्जा के पुनः वितरण की एक घटना है। पुनः वितरण का मतलब कि पहले ऊर्जा पहुंची, फिर वहाँ पर क्या हो रहा था कि वो ऊर्जा जहाँ पहुँचनी चाहिए थी वो वहाँ ना पहुँचे, कहीं और पहुँच गई, तो इस घटना को पुनः वितरण कह रहे हैं। मीन्स ऊर्जा हर जगह गई थी पर जब अध्यारोपण हुआ तो कुछ जगह पर ऊर्जा नहीं रही और उस जगह की ऊर्जा कहीं और ही पहुँच गई। जैसे यहाँ की ऊर्जा यहाँ पहुँच गई, यहाँ पर कुछ ऊर्जा रही नहीं, तो पहले हर जगह पहुँची होगी बट यहाँ की ऊर्जा यहाँ पहुँच गई, क्या मतलब कि यहाँ पर था नहीं, अब यहाँ पहुँचा, तो ऊर्जा पहुँची, फिर उसके बाद फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मतलब दोबारा वितरण हुआ और कहीं पे ऊर्जा नहीं रही, कहीं पे ऊर्जा ज़्यादा बढ़ गई, तो इस घटना को भी हम वैतिकन कहते हैं। तो यह ऊर्जा के पुनः वितरण की एक घटना है जिसमें अध्यारोपित होने वाले बिंदु पर कहीं प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। तो ये भी एक वैतिकरण है। ये भी एक वैतिकरण का डेफिनेशन है, जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम उसे संपोषी वैतिकन कहते हैं, तथा जहाँ पर न्यूनतम हो उसे विनाशी वैतिकन कहते हैं। वहाँ पर वैतिकन जो हुआ है वो कौन सा हुआ, विनाशी। तो वैतिकन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, संपोषी वैतिकन और विनाशी वैतिकन। तो आपको 12th बोर्ड में क्या क्या ध्यान रखना है, तो 12th बोर्ड में आपको एक पार्ट ये पूरे डेफिनेशन याद रखनी है, एक टाइप ऑफ वैतिकन का ध्यान रखना है, 2 पॉइंट हो गए, ओके। और एक चीज़ आपको ध्यान जो रखनी है वो ये है, अध्यारोपित होने वैतिकन की आवश्यक शर्तें 4 पॉइंट ध्यान रखनी है और एक डेफिनेशन आपको ये ध्यान रखना है, बाकी आपको कुछ ध्यान नहीं रखना। हाँ, एक चीज़ और है, कला संभ्रम स्रोत की बात कर रहे हैं हम। कला संभ्रम स्रोत एक डेफिनेशन, कला संभ्रम स्रोत की आपको ध्यान रखनी है। तो कला संभ्रम स्रोत और वैतिकन के डेफिनेशन और आवश्यक शर्त, यही आपको ध्यान रखने हैं, ओके। आज के लिए हम इतना ही करें, नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस की बात करेंगे, संपोषी वैतिकन और विनाशी वैतिकन। वैसे भी मैंने 11th में समझा चुका हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।